हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 10 वायु परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, इसका लास्ट वीडियो है। इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखें। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो जैसे जैसे वीडियो आगे प्रोसीड होता जाएगा आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बिना स्किप करे देखना, वरना आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा वायु राशियाँ, एयर मासेस इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको। कहता है जब किसी समांगी क्षेत्र, अब समांगी क्षेत्र क्या अभी बताता हूँ आगे, पर पर्याप्त लंबे समय तक वायु रहती है, ठीक है, यानी जो वायु बह रही है किसी समांगी क्षेत्र पर लंबे समय तक बहती है तो यह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। यानी वो क्षेत्र जिस पर यह बह रही है, अगर वो गर्म है तो वायु भी में भी गर्माहट आनी शुरू हो जाएगी। अगर वो नम वाली क्षेत्र है तो उसमें नमी आनी शुरू हो जाएगी। ठंडा है तो ठंडा ये होना शुरू हो जाएगा। अब समांगी क्षेत्र क्या होता है? ये जो समांगी क्षेत्र है ये महासागरीय सतह भी हो सकती है बहुत बड़ी, और बहुत बड़ा ये मैदानी भाग भी हो सकता है। यानी कि ये समुद्र भी हो सकता है और ये स्थल भाग भी हो सकता है, जमीनी भाग भी हो सकता है। ये होता है हमारा समांगी क्षेत्र। तो इस पर बहने वाली जो वायु है, जिस पर भी बह रही है, महासागर पर बह रही है तो महासागर के गुणों को अवधारण कर लेगी, अपने अंदर समा लेगी या उसका समावेश कर लेगी। और ऐसे ही अगर जिस जमीनी भाग पे बह रही है, ठंडी पर बह रही है तो ठंडी हो जाएगी, और गर्म पर बह रही है तो गर्म हो जाएगी, महासागर पर बह रही है तो उसमें नमी ले लेगी। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली है वायु, वायु राशि कहलाती है। यानी तापमान यानी ठंडी है या गर्म है, और आर्द्रता क्यों? आर्द्रता अगर समुद्र के ऊपर बहेगी तो आर्द्रता आ जाएगी, उसके अंदर नमी आ जाएगी, ह्यूमिडिटी आ जाएगी। तो इस ऐसे गुणों वाली इस वायु को ही हम वायु राशि कहते हैं। ध्यान से समझते हुए चलो। इस वायु में क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम होती हैं। यानी जब ये क्षैतिज दिशा में बहती है, जमीन के साथ साथ बहती है, तो इसमें जो डिफरेंसेस हैं वायु के अंदर ये बहुत कम पाए जाते हैं। वह समांग धरातल यानी वही बड़ा मैदान या बड़ा महासागर क्षेत्र जिन पर वायु राशियाँ बनती हैं, जहाँ पर ये वायु राशि बन रही है, उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है, यानी सोर्स कहा जाता है उनको, वहाँ से जहाँ से ये बन रही है। ओके, वायु राशियों के को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर, यानी जहाँ पर वे उत्पन्न हो रही हैं उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके 5 उद्गम क्षेत्र इस प्रकार के हैं। और देखो कहाँ कहाँ पर ये पैदा हो जाती हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। अब उष्ण और उपोष्णीय कटिबंधीय महासागर कहाँ पर होते हैं? ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्लू पोर्शन में जहाँ जहाँ भी महासागर आ रहे हैं उस एरिया की बात हो रही है। उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल। उपोष्ण कटिबंधीय कौन सा होता है? ये जो आपकी कर्क रेखा वाली लाइन आ रही है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर का जो ये भाग होता है इसको उपोष्ण कटिबंधीय हम कह देते हैं, या शीतोष्ण कटिबंधीय भी इसको कह देते हैं। ये पिंक वाला भी ऐसे पूरा भी इसमें आ सकता है। उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, ठीक है। उच्च अक्षांशीय कौन से होंगे? ये जो उत्तरी शीत कटिबंध वाले जो आ रहे हैं, ऊपर वाला जो ये हिस्सा आ रहा है, ये जो हिस्सा आ रहा है, इस क्षेत्र में जो महासागर पाए जाएंगे उनके बारे में बात हो रही है। आगे बोलता है, ये हो गया, ये हो गया। कुछ अक्षांशीय अतिशीत बर्फ आच्छादित, ये कुछ नहीं है, ये उच्च है, ये भी उच्च अक्षांशीय अतिशीत बर्फ आच्छादित महाद्वीप क्षेत्र। अब ये कौन सी बात हो गई? ये यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ती है, इधर भी, और यही काम हमारा जो मैं ऊपर के लिए बता रहा हूँ, ये समझ लो यही सेम टू सेम नीचे भी हो रहा है, यही काम, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में स्थायी रूप से आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक तथा आर्कटिक क्षेत्र। तो अंटार्कटिक इधर हो गया और आर्कटिक ऊपर है, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह पर ये वायु राशियाँ बनती है, और जिस जगह पर ये बन रही है वहाँ के गुणों को ये अपने अंदर धारण कर लेती है। तो ये फोटो मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय अच्छे से समझ में आ जाए। अब कहता इसी के आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियाँ पाई जाती हैं। ये वायु राशियाँ हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, वायु राशियाँ। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो इसी के आधार पर इस प्रकार की वायु राशियाँ पाई जाएंगी। देखो, उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, जो ऊपर जो हमने 5 क्षेत्र बताए हैं उन 5 क्षेत्रों के आधार पर ही है। फिर
उष्ण महाद्वीपीय जो महासागर पे बन रही हैं, उष्ण कटिबंध में वो महासागरीय है, जो महाद्वीप पे बन रही है वो महाद्वीपीय है। ध्रुवीय महासागर जो ध्रुव के नज़दीक जो महासागर हैं, जो महासागर में बन रही हैं वो ध्रुवीय महासागरीय है। और ध्रुवीय महाद्वीपीय जो महाद्वीप में बन रही हैं। और महाद्वीपीय आर्कटिक वायु राशि, ठीक है, आर्कटिक या अंटार्कटिक कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, जहाँ पर ये बन रही। तो इस प्रकार की 5 वायु राशियाँ हमारे पास पाई जाती हैं। ओके, अब आता है चक्रवात यानी साइक्लोन। अब ये ध्यान से समझते हुए चलो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अब देखो आगे सारी चीज़ें कनेक्ट होने वाली हैं आपस में। कहता है जब किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब स्थापित होता है और उसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। देखो मान लो कोई भी क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा लो प्रेशर है और इसके चारों ओर इसके चारों तरफ हाई प्रेशर है, ठीक है। तो पवने निम्न दाब की ओर आकर्षित होते हैं। तो जो पवने हैं वो हमारे पास ऐसे इधर की तरफ, लेकिन ये चलेंगी कैसे, अभी मैं बताता हूँ दोबारा चित्र बना के। ये अंदर की ओर चलेंगी, डायरेक्शन ये है। और चलेंगी कैसे, मैं इधर ये लो प्रेशर था, मान लो ये है, तो ये पवने ऐसे चलेंगी, ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में ये, ठीक है, इस तरह से ये, यानी कि इस तरह अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरह की धीरे धीरे आकृति सी ये बनाता चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोन। और जो ये इस डायरेक्शन में बन रहा है इसको साइक्लोन, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में जो बन रहा है, जब हवाएं इस तरह से चलेंगी तब इसको हम साइक्लोन कहते हैं। इसके रिवर्स डायरेक्शन में जब चलने लगती हैं तब इसको हम एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको आ गया होगा चक्रवात। क्या कहता है, तो पवनें निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, आप जानते ही हो। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये कैसे चलेंगी, घड़ी की सुइयों के विपरीत। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये अब जो मैं जिस डायरेक्शन बना रहा हूँ यानी इस डायरेक्शन में। और दक्षिणी गोलार्ध में ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इधर को डायरेक्शन होगी। तो ये चीज़ आप इसमें समझ के चलना चक्रवात में। आगे जो प्रति चक्रवात वो उल्टा है, इसमें यहाँ पर हाई प्रेशर होगा तो यहाँ उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो होता है हाई प्रेशर होता है बीच में, ये हाई प्रेशर है और ये इसके चारों तरफ है। अब हवाएं यहाँ से निकलेंगी ऐसे, ये इस तरह से हवाएं, तब ये धीरे धीरे ऐसे बन जाता है और बनेगा ये भी वैसा ही, लेकिन ये उल्टा बनता है। इसमें हवाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, उसमें अंदर की ओर निकल रही थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना बस। तो इस प्रणाली में केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, अतः केंद्र से पवन चारों तरफ निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। इसमें पवनें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुरूप, यहाँ उल्टा हो गया ना, उत्तरी गोलार्ध में सुइयों के अनुरूप चलेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टी दिशा में चलेंगी। तो ये हो गया हमारा चक्रवात। आगे वाताग्र, अभी चक्रवात से और चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन उसे पढ़ने पहले हमें वाताग्र या फ्रंट्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है उसे हम वाताग्र कहते हैं। तो वायु राशियाँ देखो हमने ऊपर देखा 5 तरह की होती हैं, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय महासागरीय, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय, ध्रुवीय महासागरीय, ध्रुवीय महाद्वीपीय और कौन सी आर्कटिक। अब ये देखो जो ठंडे प्रदेश में बन रही है वो वायु राशि हमारी ठंडी होती है यानी शीत होती है, जो गर्म प्रदेशों में बन रही है वो हमारी गर्म होती है। तो जब शीत वायु और गर्म राशि मिलती हैं, जहाँ मिलती हैं तो ये जो बाउंड्री हो जाती है, इसी को हम वाताग्र प्रदेश कहते हैं। यहाँ हमारा वाताग्रीय बनता है, यहाँ हमारा फ्रंट बनता है। अब वातांगरों के बनने की प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के अनुसार ये बन रहे हैं, इसी को हम फ्रंटोजेनेसिस या वाताग्र जनन कहते हैं। यानी जो जिस तरीके से, जिस मेथड से बन रहे हैं उसको हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शीत वाताग्र। अब शीत वाताग्र देखो, जौन सा वाताग्र है उसमें उसी प्रकार की वायु आक्रामक रूप में होगी, यानी उसकी वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा होगी। अगर शीत वाताग्र है तो ठंडी वायु की हवा जो होगी, ठंडी वायु चल रही होगी, उसकी वहाँ वैल्यू ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा आक्रामक होगी, ज़्यादा ताकतवर होगी। अगर उष्ण वाताग्र है तो गर्म हवा ज़्यादा ताकतवर होगी। देखो अब क्या कहता है शीत वाताग्र, जब ठंडी वायु वह भारी, जो ठंडी होती है वो भारी भी होती है, सीधी सी बात है। जो शीतल है वह भारी वायु आक्रामक रूप से, ज़्यादा आक्रामक है,
उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, यानी उसको पीछे की ओर धकेलती है, ऊपर की ओर धकेलती है। तो जब वो जो संपर्क क्षेत्र बनता है, देखो बनता यह हमेशा ठंडी और गर्म वायु से ही है। एक कभी ठंडी वायु जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती है, कभी जो है गर्म वायु वो ताकतवर होती है। जब ठंडी वायु ज़्यादा ताकतवर होगी और वो गर्म वायु को ऊपर की ओर धकेलेगी, तो उनके कॉन्टैक्ट से बीच में जो सीमा क्षेत्र बन रहा है, जहाँ वाताग्र बन रहा है, उसको हम शीत वाताग्र कहते हैं। यहाँ चित्र में समझो, ये रहा कोल्ड हमारा, देखो ये है हमारी कोल्ड एयर, ठीक है। अब ये कोल्ड एयर इस डायरेक्शन में चलती आ रही है, इधर से हमारे पास गर्म हवा आ रही है। कोल्ड एयर ज़्यादा ताकतवर है, तो जब ये इसके संपर्क में आएगी तो हमारी ये ऊपर को उठती चली जाएगी, और ये जो हमारा क्षेत्र बनेगा ये बनेगा शीत वाताग्र। इसको हम कोल्ड फ्रंट भी बोलते हैं, शीत वाताग्र अर्थात कोल्ड फ्रंट, ठीक है। ये हमारा कोल्ड फ्रंट बन गया। इसका उल्टा उष्ण वाताग्र में, अब यहाँ गर्म वायु ज़्यादा ताकतवर है, तो गर्म व हल्की, ये क्या है, गर्म व हल्की वायु आक्रामक रूप से शीत वायु राशियों को ऊपर धकेलती है। इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। ऊपर क्या धकेलती है, ऊपर तो खैर ये धकेल नहीं पाएगी, ये पीछे की ओर धकेलती है। ये ऊपर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये ऊपर मत मान के चलो, ऊपर नहीं, को जब पीछे धकेलती है या उसके ऊपर चढ़ती चली जाती है। देखो ये इधर से गर्म वायु आ रही है और इधर हमारी यहाँ से ये ठंडी वायु है। तो क्या करेगी, गर्म वायु जो आएगी वो ठंडी वायु को पीछे की ओर धकेलेगी, और धीरे धीरे धीरे, अब ठंडी वायु तो ऊपर जा नहीं सकती, ऊपर तो गर्म वायु ही जाएगी, तो धीरे धीरे पहाड़ की तरह ये इसके ऊपर चढ़ती चली जाती है। ऐसे यहाँ तो पहाड़ की तरह नहीं चली, यहाँ सीधे ऊपर चली जाएगी, और यहाँ ये पहाड़ की तरह इसके ऊपर चलती चली जाती है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझना यहाँ पर, क्योंकि इसी से हमारा एक और वाताग्र बनेगा। तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर ये चलती चली गई, तो यहाँ से बन गया हमारा उष्ण वाताग्र, ठीक है। ये हमारा उष्ण वाताग्र बन गया। आगे है अचर यानी स्टेशनरी। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहते हैं, यानी गर्म वायु आई, ठंडी वायु आई, कोई सी वायु किसी को भी एक दूसरे की तरफ नहीं धकेल रही। और जब भी स्टार्टिंग में फ्रंट बनता है यानी वाताग्र बनते हैं, तो हमेशा अचर वाताग्र बनता है। धीरे धीरे इनमें से कभी कोई सी वायु ताकतवर हो जाती है, कभी कोई सी वायु ताकतवर हो जाती है, तब हमारे शीत वाताग्र या उष्ण वाताग्र बनते हैं। देखो ये इस तरह से होता है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये कोल्ड वायु ये अपने स्थान पर है, गर्म वायु ये अपने स्थान पर, ना ये इधर से आ रही है, ये इधर से, ना ये इसको धकेल दिया, ना ये इसको धकेल दिया। अब ये जो बीच का जो क्षेत्र बन गया, ये हमारा स्टेशनरी फ्रंट होता है, कोई भी किसी को धकेल नहीं रहा है। ऐसी काम चल रहा है इनका, प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो अधिविष्ट वाताग्र, यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट या अकुलड, ठीक है, अकुलड यहाँ पर नाम दे रखा है, यह है ओक्लूडेड वाताग्र हम इसको कहते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, ये हमेशा जो ये वाली कंडीशन होती है इसी से होता है। मैं आपको थोड़ा सा यहीं से समझाऊंगा। ये हमारा इसके ऊपर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, तो एक कंडीशन, अब शीत वाताग्र बन गया। एक कंडीशन ऐसे आती है कि ये गर्म हवा यहाँ से देखो ज़मीन से टच होती हुई आ रही है, तो ये जो है ये ठंडी हवा इसके नीचे घुसती चली जाएगी और ज़मीन से गर्म हवा का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, ये ठंडी हवा के ऊपर ही रह जाएगी, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर वाताग्र बनेगा, जब इस वाली हवा का कांटेक्ट खत्म हो गया ज़मीन से, अब ये जो वाताग्र बनेगा ये होगा हमारा अकुलड या अधिविष्ट। अब देखो यहाँ से ये वार्म एयर आ रही थी हमारे पास, इस डायरेक्शन में आ रही थी, इधर कोल्ड थी, तो धीरे धीरे जब वार्म आ रही थी तो ये यहाँ से आ रही थी वार्म, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कोल्ड एयर इसके नीचे घुसती चली गई, यहाँ पर आ गई। अब वार्म एयर या तो इधर को चली गई या इधर रह गई, यानी कि नीचे की नीचे कोल्ड एयर रहेगी और वार्म एयर का नीचे से कॉन्टैक्ट ही खत्म हो गया। अब ये जो यहाँ पर वाताग्र बन रहा है, ये इस तरह से जो ये वाताग्र बन रहा है, अब ये वाताग्र हमारा अक्लूडेड या अधिवृष्ट वाताग्र हम इसको कहेंगे। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4 प्रकार के वाताग्र क्या होते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में, वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही बनते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता होती है। मध्य अक्षांशों का मतलब ये 30 डिग्री से और 65 डिग्री के बीच में ही ज़्यादातर बनते हैं, क्योंकि वहीं पर गर्म हवा और ठंडी हवा होती है और तो कहीं होती नहीं, क्योंकि 2 अलग अलग प्रकार की वायु राशियाँ इसमें मिलना
जरूरी हैं तभी ये बनेंगे। तो मध्य अक्षांशों में ही बनते हैं। और तापमान प्रवणता यानी तापमान में डिफरेंस, तापमान प्रवणता जैसे दाब प्रवणता पड़ी थी ना, दाब में डिफरेंस, तो तापमान प्रवणता का मतलब इनके तापमान में डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक गर्म वायु एक ठंडी वायु होनी चाहिए। जब ये टकराएंगी तभी वाताग्र बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यह तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं। अब वाताग्र जब ऊपर उठते हैं तो वाताग्र देखो सब में, सारे चित्रों में ऊपर क्या है, बादल दिखाई दे रहे हैं। तो जब वाताग्र ऊपर उठ जाते हैं तो इसी कारण वायु ऊपर उठती है और तापमान में बदलाव तो लाते ही हैं। तो वायु ऊपर उठती है, अब जब वायु ऊपर उठेगी तो बादल बनते हैं और फिर क्या होता है, बारिश होती है, यानी वाताग्र के कारण बारिश हमारी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा वाताग्र। अब मेन टॉपिक इसमें शुरू होते हैं जिनके कि पेपर में आने के बहुत ज़्यादा क्या हैं, चांसेस हैं। बहिरुष्ण या बहिरुष्ण तुम्हारे इसमें लिखा है, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, इंग्लिश में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन, कई नाम हैं इनके। तो देखो ये क्या होता है, जो अभी हमने ऊपर चक्रवात पढ़ा, तो ये चक्रवात का ही एक रूप है। यह वह चक्रवातीय वायु प्रणाली है जो उष्ण कटिबंध से दूर बनती हैं। उष्ण कटिबंध में नहीं बनती, कहाँ बनती हैं, मध्य अक्षांशों, मध्य व उच्च अक्षांश में ये विकसित होती हैं। इन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। देखो उष्ण कटिबंध तो हमारा ये है जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ नहीं बनते ये जो आपको पिंक सा कलर दिखाई दे रहा है, इसमें वैसे यहाँ 23.5 डिग्री दिखाई दे रहा, लेकिन ये मान कर चलो आप ये 30 डिग्री से लेकर और लगभग ये 65 डिग्री तक हमारे बनते हैं, ये मान कर चलो। अच्छा, ऊपर हमने वायुदाब पेटियाँ पढ़ी थी पिछले वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लेना। ये जो हमारा बीच का पोर्शन होता है 5 से 5, ये क्या होता था, हमारा लो प्रेशर होता था। फिर इधर ये 30 डिग्री वाला आ जाता था, इसको हम हाई प्रेशर कहते थे। ठीक है, फिर ये हमारा लो प्रेशर वाला एरिया आ जाता था, और ये उत्तरी ध्रुव वाला, ये फिर से हमारा हाई प्रेशर वाला एरिया आ जाता था। ये आपको याद रहना चाहिए। ऐसे ही नीचे हो जाता था, नीचे भी 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री मान लो। तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और फिर यहाँ पर ध्रुवों पर फिर ये हाई प्रेशर हो जाता था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए वायुदाब पेटियों के बारे में, प्रेशर बेल्ट के बारे में, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पर मोटी मोटी सी पहले चित्र में ही समझा देता हूँ, बाकी तो हम बाद में पढ़ेंगे। देखो अब होता क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये बेल्ट होती है, ये बेल्ट होती है हमारे पास। ठीक है, अब इधर से हमारे पास ये हमने जो हमने वायुमंडलीय परिसंचरण का पिछली बार टॉपिक करा है, जो यानी कि जो आज हमने वायु राशि पढ़ी है, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसका वीडियो आप ध्यान से देख लेना। अगर वो किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वहीं से ही समझ में आएगा। इधर से हमारी इस साइड में हवा चलती थी, कौन सी पछुआ, इनको क्या कहते थे हम, पछुआ। ठीक है, और इनको हम बोलते थे ध्रुवीय पवनें। अब क्योंकि ध्रुव की तरफ से आ रही हैं तो ये कैसी हैं, ठंडी हैं। ठीक है, ये वाली हमारी कोल्ड हैं और ये वाली हमारी हॉट हैं। जब ये इधर से आ रही हैं और ये इधर से आ रही हैं तो ये यहाँ पर आके कहीं मिलेंगी, इस पर लो प्रेशर वाली पे, और ये ज़मीन से ऊपर, अभी ज़मीन से ऊपर की बात चल रही है, ज़मीन से ऊपर है ये सारा मामला। तो यहाँ पर जब ये आके मिलती हैं तो क्या बनता है, वाताग्र बनते हैं। अब कौन सा वाताग्र बनेगा ये अलग बात है। अगर इधर वाली हवा हैवी होगी तो उष्ण वाताग्र बनेगा, ध्रुव वाली हैवी होगी, ज़्यादा ताकतवर होगी तो हमारे पास कौन सा बनेगा, कोल्ड वाताग्र बनेगा, यानी कि शीत वाताग्र बनेगा। और क्योंकि ये लो प्रेशर है तो यहाँ पे जब ये अंदर भी टकरा रही है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ भी आ रही हैं। अब हो क्या रहा है, जब उधर से हवा आ रही है तो जब हवा आती है तो ऐसे सीधे सीधे डायरेक्शन में नहीं आती है, वो कोरियोलिसिस बल की वजह से, कोरियोलिसिस बल भी हमने पिछले इधर को चलता है और ये वाली हवा हमारी इधर को चलती हैं। तो बीच में जो हवा है, बीच में जो ये हवा या वाताग्र बन रहा है, तो ये इसको इधर से टक्कर मार रहा है, इधर से ये टक्कर मार रहा है, तो ये इसको एक तरीके से घुमा रहा है, ये ऐसे 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 ये घुमा रहा। इसी वजह से इसमें सर्कुलर मोशन आता है इस वाताग्र में, और ये शीतोष्ण चक्रवात बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो शीतोष्ण चक्रवात हैं, इनका जो रास्ता है वो हमेशा इधर होगा, वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये इस डायरेक्शन में हमेशा चलते हैं। नीचे यहाँ तो ये बनते ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे चलते हैं, और जब ये ज़मीन पर चलते हैं तब इनका जो रास्ता है वो सीधी लाइन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना। और हमेशा ये सर्दियों में बनते हैं,
कब बनेंगे ये? ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ। ये हमेशा सर्दियों में बनते हैं। अब नीचे वाला जो भाग है ज़्यादातर, ये जो पोर्शन है इसमें समुद्र ज़्यादा है, ज़मीन कम है, इसमें समुद्र ज़्यादा। और यहाँ तो ये पूरे साल बनते हैं, कभी बन जाते हैं। लेकिन ऊपर जो है ये सिर्फ सर्दियों में बनते हैं। डायरेक्शन उनकी दोनों तरफ ऐसी ही है, वेस्ट टू ईस्ट। और यहाँ पर इनका रास्ता सीधी लाइन नहीं होती, बल्कि यहाँ पर ये लगभग सीधी सीधी लाइन में चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चक्रवात होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको मेन बात बता दी है। आइए अब देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या क्या है, और उसके बारे में मोटा मोटा सा मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, क्या कहता है? मध्य व उच्च अक्षांशों में स्थित जिस क्षेत्र से गुजरते हैं वहाँ मौसम में अचानक तेज़ी से बदलाव आता है। चक्रवातों से मौसम तो बदलता ही है। तो मध्य और उच्च अक्षांशों की चीज़ कहाँ बनते हैं वो मैंने बता दिया। यह चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ बनते हैं। ठीक बात है, ध्रुवों से जो हवा आ रही होती है उसी के साथ बनते हैं। ये थोड़ा सा चित्र दिखाया गया है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, इस तरह से बनते हैं। और ये आपकी बुक में दे रखा है। देखो शुरुआत में ये जो दिखाया हुआ है, तो ये देखो शुरुआत में जो दिखाया गया है ये हमारा, मैंने तुम्हें बताया था, अचर वाताग्र है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वाताग्र बनना शुरू होता है और ये ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है। ये इधर शीतल वायु, ये उष्ण वायु है, ये इसको उठा रही है। इधर से ये शीतल वायु आ रही है, ये कोष्ण वायु, ये धीरे धीरे इस वायु को ऊपर उठाना शुरू कर देती है। और जब ये बिल्कुल ऊपर उठ जाता है तो ये अचानक ही ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, ये वायु की दिशा है, ये शीतल वायु, इधर से शीतल वायु, ये कोष्ण वायु बीच में, तो ये इसको टकरा के धीरे धीरे बनाती है। और ऊपर जब उड़ जाते हैं तो फिर कैसे बनते हैं? बादल बनते हैं। किसके? बारिश होती है। फिर देखो ये बता रखा है कि आरंभ में वाताग्र अचर होता है, जैसे मैंने आपको बता भी दिया। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण वायु, दक्षिण में यानी नीचे से ऐसे जो आ रही थी, यह गर्म वायु आ रही थी, और ऊपर से कैसे आ रही थी? ठंडी वायु आ रही थी। यही बहुत ये कह रहा है कि दक्षिण से कोष्ण यानी गर्म वायु और उत्तर से ठंडी हवा आती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, नीचे से क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट पर बन रहा है वो, तो वायुदाब वहाँ कम हो जाता है, तो कोष्ण वायु उत्तर की दिशा और ठंडी वायु दक्षिण की दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करते हैं। मैंने आपको बताया ना उसमें साइक्लोन में इधर से ये टकराई और इस डायरेक्शन से ये टकराई, तो ये धीरे धीरे घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में ये, और नीचे से लो प्रेशर भी आ रहा है तो ये इधर को इस डायरेक्शन में ऐसे 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 ये घूमना शुरू कर देता है। इस चक्रवातीय प्रवाह से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है। ये जो चक्रवात बनता है इससे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनता है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में बन रहा है इसलिए इसका नाम शीतोष्ण कटिबंधीय है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होते हैं, यानी दोनों होते हैं इसके अंदर, उष्ण भी और शीत भी। इस चक्रवात में कोष्ण वायु यानी गर्म वायु क्षेत्र, अगले शीत वायु क्षेत्र, ठीक है, और पिछले शीत वायु क्षेत्र, अगले शीत वायु क्षेत्र। हाँ, तो क्या कि इस चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र यानी गर्म वायु क्षेत्र, अगले शीत वायु क्षेत्र तथा पिछले शीत वायु क्षेत्र के बीच में होता है। देखो यहाँ पर आपको दिखा रखा होगा, इधर भी शीतल वायु है, इधर भी शीतल वायु है, और बीच में हमारा गर्म वायु क्षेत्र होता है, यानी अगले और पिछले शीत वायु क्षेत्र के ये बीच में होता है जो कोष्ण वायु क्षेत्र है, जो ऐसे ऐसे ये सर्कुलर घूमती जाती है ना, तो इधर इधर बीच में गर्म वायु क्षेत्र होता है और दोनों तरफ इसमें ठंडी वायु होती है, इसके बीच पाया जाता है। कोष्ण वायु अचानक आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में बादल दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। फिर जब ये ठंडी वायु तो हमेशा वैसे भी ऊपर उठती है, तो ये ठंडी वायु कह रहा हूँ, सॉरी, गर्म वायु हम वैसे भी ऊपर उठती है, और तो जब ये ठंडी वायु दोनों तरफ होती है तो ठंडी वायु धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है और उष्ण वायु ऊपर को उठना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे उठते उठते वायुमंडल की तरफ बढ़ती है, तो उसमें हमें बादल दिखाई देते हैं और बारिश होती है। अब पीछे से नीचे ठंडी वायु आ रही है, तो पीछे से आता हुआ शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को ऊपर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ, पहले तो उष्ण वाताग्र के साथ बादल बने और बारिश हुई, अब शीत वाताग्र आ रहा है पीछे पीछे, और शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। कपासी मेघ क्या होता है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ये मेघों के प्रकार हैं। तो शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा अधिक तेज गति से चलते हैं और अंत में उष्ण वाताग्र को पूरी तरह से ये ढक लेते हैं, यानी उष्ण वाताग्र लगभग खत्म हो जाता है। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है
और फिर इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता। और जब अभी हमने पीछे वाताग्र में पढ़ा है, जब गर्म हवा का जमीन से कोई संपर्क ना रह जाए तो क्या बन जाता है, अधिविष्ट वाताग्र बन जाता है, एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। और फिर इसके बाद चक्रवात की ताकत कम हो जाती है और चक्रवात धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। ठीक है। और जिस पथ पर ये चलता है, जिस पथ पर जो इसकी दिशा होती है, जिस रोड पर, या रोड क्या है ये समझ लो कि जैसे कार रोड पर चल रही है तो इसका भी एक पथ होता है अपना चलने का, जिस पथ पर ये चलता है उसे हम कहते हैं झंझा पथ। ठीक है, झंझा पथ हिंदी में, पाथ ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। दूसरा हमारा साइक्लोन होता है, ये होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है तो उष्ण कटिबंध में ही होगा। ठीक है, यानी कि लगभग 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बनेगा ये। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये ज़्यादा आक्रामक तूफान होते हैं बजाय शीत के, जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। कहाँ बनते हैं ये सिर्फ समुद्र में बनते हैं। और जब ये चलते चलते जब ये स्थल भाग से टकराते हैं और स्थल भाग से टकराएंगे तो थोड़ा बहुत क्या काफ़ी ज़्यादा में जो इसकी ताकत होगी उसके अनुसार ये तबाही मचाएंगे, और तबाही मचाने के बाद फिर ये खत्म हो जाते हैं। तथा यह तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं, हमेशा तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं, और ये उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। देखो शीतोष्ण कटिबंध इस डायरेक्शन में जा रहे थे, वेस्ट टू ईस्ट, ये उल्टे चलते हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर चलते हैं। जैसे हमारे बंगाल की खाड़ी में बनते हैं तब ये हमारे इंडिया से टकराते हैं। इंडिया ऐसे है हमारा, इधर है ये, इधर ये बंगाल की खाड़ी है तो ये इस डायरेक्शन में टकरेंगे, और इधर यहाँ पे ये उड़ीसा वगैरह में या चेन्नई वगैरह में आपने सुना होगा तो ये आते ही रहते हैं। यह चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण बड़े स्तर पर विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान भी लाते हैं। यह चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। जो प्राकृतिक आपदाएं आपने सुनी होगी उनमें से ही एक है। अच्छा, इनके नाम भी अलग अलग है। हिंद महासागर, यानी हमारा जो इंडिया के चारों तरफ जो महासागर है वहाँ इसे चक्रवात कहते हैं। अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन कहते हैं। अटलांटिक महासागर आपको पता ही है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका वगैरह के बीच में है। पश्चिम प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर जो चाइना के साइड में है वहाँ यह टाइफून के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास इसे विली विलीज के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए निम्न स्थितियाँ होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो क्या, बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए, और उस समुद्री सतह का तापमान क्या होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्यों जब ये देखो ऐसा क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 27 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी तो वहाँ पर एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण शुरू होगा और हवा हमारी ऊपर की ओर उठनी शुरू होगी। मान लो ये हमारी समुद्री सतह है और इस एरिया में ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो हवा है संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोरियोलिसिस बल उपस्थित होना चाहिए। कोरियोलिसिस बल के कारण ही इसमें बल लगेगा। कैसे, ये जो हवा उठ रही है कभी इधर से टकराएगी, ऐसे ये इधर को टकराएगी, यानी धीरे धीरे इसको ये हवा को सर्कुलर उसमें बनाना शुरू करेगा। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम। अब जब ये ऊपर जा रही है तो यहाँ पर भी हवा चल रही होंगी ऊपर, ये इस डायरेक्शन में हवा चल रही होंगी, जब ये हवा ऊपर जा रही है तो यहाँ भी तो हवा चल रही होंगी। तो ये जो हवा चल रही है ये हवा या तो ना हो या इनकी गति बहुत कम हो, वरना ये क्या होगा, इससे जो यहाँ पर बादल बनेंगे, बादल को ये उड़ाकर ले जाएगा। कमजोर निम्नदाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना, और जहाँ ये बन रहे हैं वह लो प्रेशर होना चाहिए। उष्णकटिबंध में तो लो प्रेशर ही होता है, उस लो प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि लो प्रेशर होगा तभी ये संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठेगा, अदरवाइज उठ ही नहीं पाएगा। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण का मतलब हवाएं ऊपर की तरफ, वही एक ही बात है, हवाएं बार बार ऊपर उठनी चाहिए। ये इसका आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है। ये रेन बैंड्स हैं, ये बीच के हिस्से को आँख बोलते हैं। ठीक है, और ये अपना सर्कुलर मोशन में ऐसे 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 ऊपर को उठता चला जाता है। फिर जो ऊपर उठता है तो ये थोड़ा सा होता क्या है, जब ये ऊपर उठता है तो फिर ये फैलता चला जाता है। ये इधर को ऐसे फैल गया, इधर को ऐसे फैल गया, फिर ये बादल बन जाते हैं इधर, और बादल बन के तो फिर ये बारिश वगैरह का प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है,
आगे कहता है इन चक्रवातों को और भी अधिक विध्वंसक बनाने वाली जो ऊर्जा है संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे स्तर के कपासी मेघ से प्राप्त होती है। इसे तूफान के केंद्र में घेरे रहती है। ठीक है, जो इस तूफान के केंद्र के घेरे में रहती है। होता क्या कि जब धीरे धीरे जलवाष्प ऊपर उठते जा रहे हैं तो ऊपर जाके एक लिमिट के बाद जाके उनका संघनन भी होगा। संघनन यानी इकट्ठे होने शुरू होंगे क्योंकि हवा ऊपर ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण अधिक विध्वंसक बनाने वाली जो ऊर्जा है वो उन संघनन प्रक्रिया से इसको मिलती है और कपासी मेघ फिर बनते हैं। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये जो आपको बुक में चित्र दे रखा है ये इस तरह से ये हमारा बन रहा है। ये सर्कुलर सर्कुलर ऐसे उठता चला जाता है, वायु फिर इधर को घुस जाती है, इधर चली जाती है और ऊपर से उष्ण वायु भी बीच में यहाँ पर आती रहती है। ये यहाँ पर क्षोभ सीमा होती है। अब क्षोभ सीमा तक जब ये पहुँचता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पर फिर इसका संघनन भी शुरू हो जाता है और बादल हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो और कौन कौन से बनते हैं, वर्षा मेघ बनते हैं और कपासी मेघ बनते हैं, दो प्रकार के बनते हैं। कहता समुद्रों से लगातार आर्द्रता, क्योंकि समुद्र में बनते हैं तो समुद्र से जलवाष्प लेते रहते हैं, आर्द्रता लेते रहते हैं, नमी लेते रहते हैं। ये आपूर्ति इन चक्रवातों को मिलती रहती है और इससे ये और मजबूत होते चले जाते हैं, यानी ऊर्जा एक प्रकार से ताकत मिलती है इनको। और ये अभी ऊपर हमने पढ़ा था स्थल की ओर गतिमान होते हैं। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलते हैं ये। और जब ये स्थल पर पहुंचते हैं तो इनकी आर्द्रता, जो समुद्र से इनको नमी मिल रही है, जलवाष्प मिल रहे हैं, जो वाष्पीकरण हो रहा है वो खत्म हो जाता है, वो आपूर्ति रुक जाती है और यह क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। क्षीण का मतलब कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहां से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके स्थल पर पहुंचते हैं। ठीक है, तट को यानी जब ये तट पर तो टकराएंगे, सबसे पहले समुद्र से चलते हुए आ रहे हैं तो पहले समुद्री तट पर टकराएंगे, फिर ये ज़मीन पर आएंगे तो उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लैंडफॉल कहा जाता है। वह चक्रवात जो प्राय 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, इक्वेटर कौन सा होता है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उनकी दिशा अनिश्चित होती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और सबसे ज़्यादा विध्वंसक भी यही होते हैं। एक विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी जो डेवलप्ड उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, जो अच्छा वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उसकी विशेषता यह होती है कि इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण होता है, जिसे इसकी आंख कहा जाता है। देखो आंख ये रही बीच में ये, और इसके चारों तरफ ये चारों तरफ ऊपर की ओर उठते हुए इसमें हवाएं होती हैं। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर, जो आंख हम जिसको कह रहे हैं, इसका जो व्यास है, व्यास क्या होता है, ये पूरा ऐसे, इसको हम 150 से 250 किलोमीटर तक का बनता है, जो अच्छे प्रकार का चक्रवात होता है। इसका केंद्रीय व अक्षु क्षेत्र शांत होता है, जहाँ पवनों का अवतलन होता है। देखो ये ऊपर से ये जो सेंटर है ना, यहाँ पर ये शांत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर से भी हवाएं आ रही हैं, पवनों का अवतलन इसमें हो रहा है। ठीक है, और ये ऐसे हवाओं को ले जा रहे हैं और ऊपर से हवाएं जो आ रही हैं ये इसको शांत रखती हैं। अक्षु यानी वही आंख वाले की बात हो रही है। अक्षु के चारों तरफ अक्षु भित्ति होती है। अक्षु भित्ति जिसे हम रेन बैंड कह रहे हैं। ठीक है, ये जो रेन बैंड हम जैसे कह रहे हैं, ये रेन बैंड, ये जो लाइनें होती हैं इसको कह रहा है अक्षु भित्ति होती है, यानी रेन बैंड जिसको हम बोलते हैं, जहां वायु का प्रबल व वृत्ताकार रूप में आरोहण, क्योंकि ये जो रेन बैंड है इसी में हमारा ये ऐसे ऐसे घूमता है, तथा यह आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक जाता है। फिर क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक ये पहुंचता है। इस क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम 250 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, उस क्षेत्र में जब वो ऊपर पहुंच जाता है। चक्रवात से मूसलाधार बारिश होती है। चक्रवात की आंख से रेन बैंड विकिरित होते हैं तथा कपासी वर्षा के बादलों की पंक्तियां बाहरी क्षेत्र की ओर निकलना शुरू हो जाती हैं। इन चक्रवातों का व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर में 600 से 1200 किलोमीटर तक भी हो सकता है। बता तो ऐसा नहीं कितना छोटा हो, 600 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ती है, यानी एक दिन में 300 से 500 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेते हैं। यह चक्रवात तूफान तरंगे उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं। ये जो जहाँ पर ये टकराते हैं ज़मीन पर, वहाँ मूसलाधार बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, तहस नहस कर देते हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और घरों की छतों को उखाड़ देते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को उड़ा के ले जाते हैं अपने साथ।
फिर यह धीरे धीरे जब और अंदर की तरफ बढ़ता है तो धीरे धीरे क्षीण होकर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसको ताकत मिलनी बंद हो जाती है। तो ये था हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है हमारा तड़ित झंझा एवं टोर्नेडो, थंडर स्टॉर्म एंड टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या होता है? टोर्नेडो भी एक प्रकार का साइक्लोन ही है, और थंडर स्टॉर्म ये ज़मीन पर नहीं बनता, ये बादलों की तरफ से बनता है। थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं? थंडर स्टॉर्म हमारे बादलों में जो बिजलियाँ गड़कती हैं, मूसलाधार बारिश होती है, वो हमारे थंडर स्टॉर्म होते हैं। देखो क्या कहता है, यह भी एक अन्य प्रकार के विध्वंसक स्थानीय तूफान है, क्योंकि छोटे एरिया में आते हैं, ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं आते। यह बहुत कम समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित रहते हैं, परंतु बेहद आक्रामक होते हैं। तड़ित झंझा आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन धाराओं के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी आर्द्र दिनों का मतलब ह्यूमिडिटी वाले डेज में, और ह्यूमिडिटी अधिकतर होती कहाँ है? इक्वेटर के आसपास के जो एरिया होते हैं, जैसे ब्राज़ील वगैरह जो कंट्री होती है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वहाँ पूरे दिन में गर्म मौसम होगा और बिल्कुल गर्मी से बेहाल, और शाम होते होते हवाएं ऊपर उठने लगेंगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी, बिजली चमकेगी, ये सारे काम वहाँ होते रहते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ है, यानी कपासी मेघ है, जो गरज, ये देखो ये इस तरह के होते हैं सारा मामला, जो गरज के साथ बिजली भी उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा। जब ये उठते उठते यह बादल अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं, जब ये बादल ऊंचे होते चले जाते हैं, और कहाँ हो जाते हैं? ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर तो हमारा घटता ही है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर आता है, और 0 डिग्री सेल्सियस को जैसे पार करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर फिर बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है, जहाँ तापमान 0 से कम हो जाता है। फिर इससे क्या होता है? ओले बनते हैं, तो ओलावृष्टि होती है। ज़मीन पर जो ओले गिरते हैं वो इसी के कारण होते हैं। अब देखो ये चित्र देखो, अब जब यही जो थंडर स्टॉर्म है धीरे धीरे ऊपर से ताकत से ये इस तरह की ये ज़मीन की तरफ ये हवा आती है ऐसे घूमती हुई, और ये हाथी के सूंड जैसी आकृति हमारी बन जाती है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो हाथी की सूंड जैसी आकृति बन जाती है, कब होते हैं? जब थंडर स्टॉर्म और भी ज़्यादा प्रबल बनते हैं, तो इसी को हम टोर्नेडो कहते हैं। आगे एक बात और कह रहा, आर्द्रता कम होने पर जो तड़ित झंझा यानी थंडर स्टॉर्म है, वो ये धूल भरिया आंधियाँ भी लाते हैं। आर्द्रता कहाँ कम होती है? जो रेतीले इलाके होते हैं, जो डिजर्ट वाले रेगिस्तानी इलाके होते हैं, जब ये वहाँ होता है तो वहाँ फिर ये आंधी लाते हैं धूल भरी। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्वाधर प्रवाह है। जो तड़ित झंझा है, इसकी जो विशेषता है, गर्म वायु ऊपर की तरफ चलती है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है, और यह अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर इनसे बारिश भी होती है। ये तो तड़ित झंझा के बारे में था। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी के सूंड की तरह सर्पल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है, और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इसी परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। तो होता क्या, जब भयानक तड़ित झंझा होता है, क्योंकि ऊपर जब जा रही है हवा, तो वो धीरे धीरे वो उसको बहुत तेज़ी से ऐसे घुमाना शुरू कर देती है, और ज़मीन पर जो भी नीचे चीज़ आती है, जिसको एक तरीके से बवंडर कहा जाता है, वो रूप ये ले लेती है। तब ये भयंकर विनाशकारी होते हैं, और इस परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। आगे टोर्नेडो जो होते हैं सामान्यतः मध्य अक्षांशों में ही उत्पन्न होते हैं, वही 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच। समुद्र पर जब ये टोर्नेडो उत्पन्न होते हैं तो इनको जलस्तंभ कहा जाता है, यानी समुद्र पर इसका नाम अलग हो जाता है। तो ये था तुम्हारा सारा कुछ इस चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट रह गया तो इसको रिकैप करके देख लेना, क्योंकि अगर सीरियल वाइज जैसे देखते हुए आओगे तभी आपको ये समझ में आने वाले हैं, वरना ये समझ में नहीं आने वाले हैं। तो अब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इस चैप्टर को ध्यान से समझिए। अच्छा चैप्टर था, और अपने अपने साथियों को भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।